हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ हार्टलेस प्रिंस का पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे 10 मिनट बात करना चाहती हूँ। तो जिसे वो बातचीत नहीं सुननी वो आगे फॉलो कर सकता है, लेकिन जिसे सुननी है वो इस 10 मिनट की बातचीत को सुन सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोग अपनी मूर्खता की प्रकाष्ठा करते हुए नहीं थकते हैं, यानी कि अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए नहीं थकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये स्टोरी सच में एक वांगशन स्टोरी है। फिर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इसमें वांगशन नहीं है, और अगर आप वांगशन नहीं सुनाना चाहती तो आप इस वर्ल्ड में आई क्यों हैं, आप यूट्यूब पे क्यों सुना रही हैं कहानियों को। और बहुत सारे प्रश्न किए। दूसरे इंसान ने मुझे कहा कि आपको वांगशन पसंद नहीं है, आपको ज़्यादा हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग पसंद है, तो आप वांगशन क्यों सुनाती हैं, आप वांगशन में क्यों रहती हैं, आप वांगशन को पसंद नहीं करती, कभी उसे शिटेन के साथ दिखाती हैं, कभी कुछ दिखाती हैं, तो आप यहाँ पर क्या पैसे कमाने के लिए आई हैं। तो लव स्कैंडल चैनल से मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। पिछले 4 महीने से मैं इस चैनल पे हूँ। सेकंड चीज़ मैं जवाब देना चाहती हूँ कि वांगशन मैंने 2021 में लिखना शुरू किया था, वांगशन शियांगवेन वेंजू। और फिर मैंने ब्राइड ऑफ गुसु ट्विनजेड एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिखना शुरू किया था, जो कि लोगों को पसंद आई थी। मैं यूट्यूब पे कभी भी वांगशन शियांगवेन के अलावा कोई और स्टोरी नहीं लेके आना चाहती थी, और सबको पता है कि मैंने ब्राइड ऑफ गुसु ट्विनजेड जैसी बुक यहाँ पर लाना क्यों ज़बरदस्ती का मुझे लाना पड़ा जब मेरा काम चोरी हुआ था। उसके अलावा मैं कभी नहीं लाना चाहती थी। और मेरी सिर्फ 3 बुक हैं, जो कि ब्राइड ऑफ गुसु ट्विनजेड जो कि मैंने शेयर की हैं। उसके अलावा मतलब इसी तरह की एक स्टोरी लोगों की ही दरख्वास्त पे मैंने शेयर की थी। उसके अलावा मेरा मन नहीं करता ऐसी स्टोरीज़ को कभी लाने का, ना ही मेरा इरादा था। ज़बरदस्ती मेरा काम चोरी होने के बावजूद मेरे को ऐसी स्टोरीज़ को शेयर करना पड़ा, क्योंकि मैं लिखती हूँ। और बहुत सारे रीडर जो होते हैं ना, उनकी बड़ा खुली मानसिकता होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन लोगों की मानसिकता ना बहुत ज़्यादा ना रिजिड हो गई है। मतलब वो एक ही चीज़ को सोचते हैं। आप ये देखो, मोदाओ जोशी जब लिखी गई थी तो मोशियांग तोंगशू ने 2 कैरेक्टर को लेकर एक कहानी बना दी, और आप उस कहानी को अपना वर्ल्ड बनाकर चल रहे हो। पहली चीज़, ये एक फिक्शनल कहानी है, ये किसी का वर्ल्ड नहीं हो सकती। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सच्चा प्यार मिलेगा, तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 60% लोगों को उनका प्यार नहीं मिलता है। ठीक है, 60-70% लोग खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से। सिर्फ 30% हैं जो लकीएस्ट में से भी लकी लेवल पे आते हैं। और ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को उनका प्यार नहीं मिलता। अगर आप देखेंगे तो पहला प्यार तो कभी नहीं मिलता। तो आपको जो फिक्शनल स्टोरीज़ देकर जिस वर्ल्ड में आपको लेके जाया जाता है, तो प्लीज़ उससे बाहर आ जाइए, क्योंकि रियलिटी बहुत अलग होती है। तो जो भी लड़कियां 17-18 साल की, 19-20 साल की या 25 साल की लड़कियां जो भी इन डेलू वर्ल्ड में अपनी जीवन बिता रही हैं, प्लीज़ बाहर आ जाओ गाइस। जो वांगशन वर्ल्ड है वो रियल नहीं है। हम यहाँ पर कहानियाँ लिखते हैं, खूबसूरत कहानियाँ लिखते हैं, खूबसूरत एंडिंग लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल आएगा, आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ फेस करना होगा। हो सकता है जिस इंसान से आप प्यार करें, एक वक्त आए आप उसके सामने तरले करें, लेकिन वो आपको ना मिले। तो कृपया करके ये जज करना कि वांगशन 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 होता है। जिस इंसान ने ये स्टोरी लिखी थी, उस इंसान ने भी 2 कैरेक्टर को एक करना था, तो उसने वो स्टोरी लिख डाली। पर क्या रियल लाइफ में किसी को उसका पहला प्यार मिल जाता है? बहुत कम लोगों को। क्या आपने लाइफ में किसी इंसान को पसंद किया था, वो आपकी लाइफ में आ गया? और क्या आपकी लाइफ में आने के बाद आपने उसके साथ सारी ज़िंदगी बिता ली? क्योंकि यू नेवर नो कल क्या हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको समझना चाहिए। फिक्शनल वर्ल्ड और ओरिजिनल वर्ल्ड में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। और जो ऑथर्स होते हैं, उन्हें क्रिएटिविटी की बिल्कुल इजाज़त होती है। आप अपनी हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस करना चाहो, आप कर सकते हो। और यही तो खूबसूरती होती है ना। और तभी तो उसे फिक्शन कहा जाता है। वो ओरिजिनल नॉवल नहीं है, वो फिक्शन है। वो हमने अपनी इमेजिनेशन के मतलब बेस पे बिल्कुल डिफरेंट लिखी है, बिल्कुल अलग कर दी है। और मैं किसी को यहाँ मॉरल ज्ञान नहीं देने आई हूँ। और मैं यूट्यूब पे आना भी नहीं चाहती थी। मुझे लाया गया था बबल दी द्वारा ईज़ान फीस्ट के टाइम पे, और मैंने तो छोड़ भी दिया था। और मैं अगर अपनी स्टोरीज़ को चला रही हूँ, तो मैंने कभी आपको घर से पकड़ के या आपका कान मरोड़ के या आपको ज़बरदस्ती अपने पास नहीं लेके आया। आप आए हो, फिर आप भाषण देते हो और फिर आप चले जाते हो। डूड, आपको मैं ज़बरदस्ती नहीं खींच के लाई थी। अगर मैं हमेशा कह देती हूँ, अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बदतमीज़ी किए बिना आप छोड़ के जा सकते हैं। मुझे नहीं जानना आप छोड़ के जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं जानना कि आप क्यों जा रहे हैं। आपको नहीं अच्छा लगा तभी तो आप जा रहे हैं ना, बस आप चले जाइए चुपचाप।
मुझे नहीं जानना क्यों, किस लिए, कौन कर रहा है, फिर भी ज़बरदस्ती मैंने 14 जो पार्ट शेयर किया था, उसके बाद मैंने वंशन वालों के लिए एक डिस्क्लेमर दे दिया था, एक छोटा सा पार्ट बना के रख दिया था। ये स्टोरी वंशन है, पर इसमें वंशन के सीन बहुत बाद में आएंगे, और आप में अगर इतना सा भी पेशेंस नहीं है तो मैंने आप लोगों के लिए एंडिंग कर दी थी। फिर भी ज़बरदस्ती का 2 लोग आते हैं, चुल करते हैं, इरिटेट करते हैं। क्यों क्यों करते हो आप लोग ऐसा जाके? मुझे लगता है या तो आपके अंदर समझ नहीं है, या आप समझना नहीं चाहते, या फिर आपको दूसरों को तंग करने में बहुत मज़ा आता है। और सारे ना ऑथर ऐसे लोगों से परेशान हैं। मैं जितने भी यूट्यूबर्स से बातें करती हूँ वो सब बोलते हैं कि इस तरह के लोगों से वो बहुत इरिटेट होते हैं, क्योंकि ये लोग बदतमीज़ होते हैं। इन्हें अक्ल नहीं होती कि दूसरों की ज़िंदगी में उंगली नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पसंद आ रहा, तुरंत उठ के वहाँ से चले जाओ, छोड़ दो, मत करो। कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं क्या? आपके फ़ोन पे हमने ज़बरदस्ती की नोटिफिकेशन डाली है? नहीं डाली ना। आप अनसब्सक्राइब करो, आप चले जाओ। आपको नहीं सुनना, आप मत सुनो। किसी ने आपको फोर्स करके अपने चैनल पे नहीं बुलाया, किसी भी वांगशन वर्ल्ड के किसी भी बंदे ने। और जो आपको कहता है ना वांगशन रियल है, हम वांगशन के असली फ़ैन हैं, हमारे अलावा वांगशन शुरू ही नहीं कर सकता कोई, तो मैं बता दूं कि मनीषा के बाद अगर किसी ने वांगशन वर्ल्ड का चैनल शुरू किया था तो वो मैं थी। मैं तो अपनी कहानियाँ लिखा करती थी, मैं अपनी कहानियाँ लेकर आया करती थी। ये ट्रेंड मैंने शुरू किया था। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं, नो डाउट बहुत लोगों ने अल्टीमेट काम किया है, बहुत अच्छा काम भी किया है। पर आज आप किसी की बातों में आकर मुझे आकर सुनाने शुरू कर देते, तो गाइस मैं यहाँ सुनने तो किसी का नहीं बैठी हूँ, क्योंकि ना तो मैं आपके पैसों को खाती हूँ, ना ही मैं आपके पैसों से मेरा घर चलता है। और सच बताऊँ, यूट्यूब से तो कोई ढंग की कमाई भी नहीं होती है। आप यूट्यूब की कमाई पे ना अपना 1 महीना नहीं निकाल सकते। तो मैं जो करती हूँ मैं अपने पैशन के लिए करती हूँ। मैं 5 साल से राइटर हूँ। मैंने वर्डपैड पे 1 रुपया नहीं कमाया, 4 साल से, सॉरी, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया वर्डपैड से, लेकिन मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे जुनून है, मुझे लिखना पसंद है। और हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा मुझे अपनी बुक्स को वंशन नहीं रखना चाहिए, मैं उन्हें किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दूँगी। मैं उन्हें ओमेगा वर्स के अपने ओरिजिनल कैरेक्टर का नाम दे दूँगी। तो डूड, आप कुछ करते भी नहीं हैं, मतलब जो लोग दूसरों को उंगली करते हैं, आपके पास पहली बात कोई काम धाम नहीं है। दूसरी चीज़, आपकी अंडरस्टैंडिंग तो इतना लो आईक्यू है ना आप लोगों का, क्योंकि आप 50 बार बोलने पे भी जब आप समझ नहीं सकते और आप अपनी मूर्खता की प्रकाष्ठा करते हैं ना कि आप कितने मूर्ख हैं, तो समझ आ जाता है आप कैसे हैं। तो प्लीज़ ये हरकतें करना छोड़ दो। बहुत सारे यूट्यूबर आप जैसे लोगों से, आप लोगों की मतलब जो भी दूसरों को कमेंट करते हैं, उंगली करने जाते हैं, उन लोगों की छोटी सोच से परेशान हो जाते हैं। यूट्यूबर सच में ऐसे फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए नहीं कि आप लोग उन्हें उंगली कर रहे हैं या आप उन्हें गलत बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप लोगों की वजह से जो जेन्युइनली चीज़ें सुनना चाहते हैं ना, हम लोगों को जब बुरा लगता है तो हम उनके लिए भी चीज़ें नहीं ला पाते, क्योंकि हमारा मूड ख़राब होता है, फिर हमारा अपडेट करने का मन नहीं करता। और जो जेन्युइनली बंदा हमारा वेट कर रहा है ना, उसको आपकी वजह से सफरिंग होती है। तो कृपया करके दूसरों को उंगली करना बंद कर दें। और अगर आप किसी की चापलूसी करने के लिए यहाँ आए हैं, वांगशन वर्ल्ड किसी की इमेजिनेशन था। वांगशन करेक्टर भी इमेजिनेशन है, रियल नहीं है। रियलिटी में कोई इंसान ऐसा नहीं होता है। और जो रियलिटी में कपल है ना, जब उनकी स्टोरी हम सुनाने आएंगे ना, आप सुनेंगे भी नहीं। दुनिया मुझे कहती है ना, आप ह्वालेन को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ह्वाचंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप वांगजी को नहीं करते, तो ह्वाचंग सुनाइए। मैं वो भी सुनाती थी, और मेरे पास टाइम होगा तो मैं वो भी सुनाऊंगी। और उसमें तो 250 के करीब चैप्टर निकल गए, किस नहीं आई। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि वन शॉट सुनाओ, उसमें रोमांटिक पार्ट ज़्यादा डालो और बस हम तो वही सुनने आएंगे, तो भाई आपको प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ रोमांस 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 सुनना चाहते हैं। आप एक कहानी की गहराई को महसूस ही नहीं करना चाहते। आपको लगता है बस रोमांस होना चाहिए, बस टांगे खोल दो, प्यार करने दो, बस। ये कहानी नहीं होती है यार। अच्छे अच्छे ऑथर की जब ज़िंदगी में एक्सपीरियंस लोगे ना, कहानी सुनोगे, तब पता चलेगा। आपकी लाइफ में जब ऐसा टॉक्सिक रोमांस आएगा ना, कोई आपको थप्पड़ मार के प्यार कर रहा है, दांत से काट रहा है, कभी कुछ, ज़िंदगी में नफरत हो जाएगी उस शख्स से, तो प्लीज़ अपनी ये डेलू लेलू वर्ल्ड से बाहर निकल जाओ यार, वरना लाइफ में बहुत दुख झेल पाओगे, बहुत दुख लगेगा। क्योंकि ये इमेजिनेशन वर्ल्ड है। यहाँ पर आपको लगता है कि ऐसी आपकी सच में लाइफ होगी, नहीं होती। अगर कोई कह रहा है कि एशिया का नंबर 1 या चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन वांगजी है, तो ऐसा नहीं होता। नंबर 1 बिजनेसमैन के पास किसी को टॉक्सिक तरीके से फॉलो करने का टाइम नहीं होता।
वहाँ पर जो शादियाँ होती हैं ना, वो पैसे के लिए होती हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए होती है। पॉलिटिकल लाइफ में भी जिनकी शादियाँ होती हैं ना, वो पैसों के लिए होती हैं, प्यार के लिए नहीं होती। तो प्लीज़ अपनी ये डेलू वर्ल्ड को छोड़ दीजिए। ये कहानियों में अच्छी लगती हैं चीज़ें। कहानियों में आप कहते हैं वांगशन साथ होना चाहिए, वांगशन साथ होना चाहिए। वो कैरेक्टर जिसने भी ये कहानी लिखी, अगर वो लवांगजी का कैरेक्टर किसी और नाम वाले को दे देती, सपोज उसका नाम लेन येनिंग होता, तो आप उस कहानी को सच मान लेते। और अपनी कहानी की क्रिएटिविटी पे जब वही ऑथर नहीं बोलता है, तो मुझे नहीं लगता दूसरों को फालतू में उंगली करनी चाहिए, क्योंकि कोई टॉक्सिक इंसान आके आपको ये बोल देता है कि नहीं मैं तो यही सच मानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता यार, टॉप बॉटम जैसा कुछ नहीं होता। कई लोग तो शियांगवैन लिखने पे भी चिढ़ जाते हैं, मुंह बना लेते हैं। इट डजेंट मैटर यार, प्यार प्यार होता है, और प्यार में सेक्रीफाइस होता है, दूसरे की खुशी देखना होता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं उसके साथ फिजिकल होऊंगा, मैं उसके साथ रोमांस करूंगा, मैं उसके साथ उसे टॉक्सिक बन के दिखाऊंगा, मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाऊंगा, कभी नहीं होता। और जहाँ ये हरकतें हो रही हैं वहाँ सच्चा प्यार है ही नहीं, वहाँ जुनून है, वहाँ पागलपन है। और ऐसा इंसान ना रियल लाइफ में किसी को नहीं चाहिए होता। जब कोई इंसान 24/7 आपको अपनी सर्वेलेंस में रखेगा ना, आप इरिटेट होकर भाग जाएंगे वहाँ से, और ये रियलिटी है। तो प्लीज़ ये डेलू वर्ल्ड, ये वांगशन फैन फिक्शन वर्ल्ड बहुत अच्छा है, पर इसे अपनी ज़िंदगी ना बनाइए, इसके पीछे टॉक्सिक मत हो जाइए, इसके पीछे दूसरों को मेंटली हरास मत कीजिए, और ख़ुद को भी मत कीजिए, खुद भी मत होइएगा। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ ऐसे लोगों को जो रियलिटी और फिक्शन वर्ल्ड में डिफ्रेंशिएट करना भूल गए, जो पागल हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि वांगशन ट्रू है, वांगशन लाइफ है। नहीं है डूड, तुम्हें आगे चल के कमाना होगा, तुम्हें अपने घर का ख्याल रखना होगा। वांगशन एक वर्ल्ड है बस, फिक्शन, इमेजिनेशन, और बस अपनी सोच को अलग अलग तरीके से कहानी लिखने का एक वर्ल्ड है। और रियल वर्ल्ड में जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, पता नहीं वो लॉयल होगा या नहीं होगा। कोई भी इंसान आजकल तो लॉयल नहीं मिलता, सिर्फ 40 या 30% लोग लॉयल होते हैं। और अगर ज़िंदगी में आपको लगे ना आपका पार्टनर टाइम नहीं दे रहा, हर इंसान अपने पसंदीदा इंसान को टाइम देना चाहता है, तो समझ लेना वो कहीं और टाइम लगा रहा है। तो प्लीज़ टॉक्सिक होना बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो कि ये जो हम इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं ये सच है। ये सत्य नहीं है। ज़िंदगी में थोड़ा बाहर आओ, इन सब चीज़ों से थोड़ा ओवरकम करो, आपको ही परेशानियाँ कम होंगी। हमारा क्या है, हम तो पहले भी लिखते थे, तब भी गालियाँ दुनिया देती थी, तब भी उल्टा पुल्टा बोलती थी, हमें तब भी फ़र्क नहीं पड़ा, 50 बार दुनिया को समझाया। हम आज भी लिखेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर हाँ, आपकी हरकतों से आपकी मेंटालिटी दिखाई देती है, और आपकी मेंटालिटी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आप इतने रिजिड मत बनिए, फ्लेक्सिबल सोच को रखिए। आपकी रिजिड सोच आपको एक दिन डुबा देगी, क्योंकि आपको लगेगा जो मैंने कह दिया वो सत्य है। ऐसा नहीं होता। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं हमारे वांगशन वर्ल्ड में, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के यूट्यूबर्स हैं यार। किसी को किसी तरह की स्टोरी सुनाना पसंद है, किसी को हिस्टोरिकल, किसी को फैन फिक्शन, किसी को शियांगवैन पसंद है, किसी को टॉप जानी पसंद है, किसी को यीजान पसंद है। कोई यीजान जानी ही पसंद नहीं करता सुनाना, और किसी को लगता है जानी यीजान सच नहीं है, किसी को लगता है ये सच है। तो हर इंसान की अलग अलग सोच है, हर यूट्यूबर की अलग अलग सोच है। जब हमें इतना मतभेद नहीं है, हम जानते हैं और हम एक दूसरे की चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करके थोड़ा अपने आप को भी ग्रूम कर सकते हैं ना। हम इतने बड़े होकर इस मामले में कभी किसी को जज नहीं करते, कभी दूसरों को जज नहीं करेंगे। मेरे साथ के लोग भी, कुछ लोग ईजन को बहुत पसंद करते हैं, बिलीव करते हैं उसमें, मैं नहीं करती। पर मैं उसमें उनसे लड़ाई नहीं करूँगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या वो मुझसे लड़ाई नहीं करेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। हम रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है, कोई करता है कोई नहीं करता। तो आप लोगों को भी म्यूचुअली रिस्पेक्ट देना चाहिए, अपने ऑथर्स को, अपने यूट्यूबर्स को। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, छोड़ के चले जाओ यार। क्यों किसी की ज़िंदगी में उंगली करते हो, लड़ाई करने आते हो, बदतमीज़ी करके जाते हो, अपनी भी बेइज्जती कराते हो, दूसरे का भी माथा ख़राब करते हो, और जो बाकी के उनके लिसनर्स हैं उनकी भी दिमाग ख़राब करते हो। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती थी। खैर, मैंने ये चीज़ें बहुत बार बोली हैं, पर मैं बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ ऐसे लोगों से जो दूसरों का मूड ख़राब करते हैं। मेरी वजह से जो मेरे लिसनर्स हैं, सुनने वाले हैं, उनका भी मूड ख़राब होगा। तो प्लीज़ मत किया करो ऐसी हरकतें। चलिए आज के पार्ट 16 को हम शुरू करते हैं गाइस। जैसे कि हमने देखा था कि जिन क्वांग के साथ हमारे नी मिंगजू ने रात बिता ली थी, अगले 3 दिन
उनके बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से घमासान रोमांस करते हुए बीते थे, जिसकी वजह से वो 3 दिन से कमरे से बाहर भी नहीं आए थे। उन्हें खाना भी जो पहुंचाना होता था वो बीटा सर्वेंट ही पहुंचाया करते थे। और नी हो सिंह, वो तो अपने कमरे में बैठे हुए अपने दांतों को पीस रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उस गंजी चुड़ैल जिन क्वांगयाओ का उसके भाई के आसपास भटकना। उसे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो जिन क्वांगशान को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जो कि अक्सर ही ओमेगा और अल्फ़ा वाली मीटिंग में जानबूझकर आया करता था और नए नए ओमेगा को अपने चाल में फंसाने की कोशिश करता था। जैसे कि आपको याद है कि जिन जीशुन भी एक टाइम पर नी हो सिंह पे लाइन मारा करता था, और अब ये जिन क्वांगयाओ, जो कि पहले तो एम्परर के आगे पीछे घूमता था और अब उसके भाई को जानबूझकर अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है, जो कि अब एम्परर उसे भाव नहीं दे रहे थे तो वो जानबूझकर एक अल्फा को पाना चाहता है। और उसका भाई कितना भोंदू है, जो कि एक ऐसे इंसान के प्यार में कैसे बढ़ सकता है जो कि उससे प्यार भी नहीं करता। उसे यही सोचकर गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वो कप प्लेट तोड़ देता है, क्योंकि उसे सच में ऐसा लग रहा था कि अगर जिन क्वांगयाओ उसके भाई की ज़िंदगी में आया तो जिन क्वांगशान जानबूझकर उसके भाई को नीचे खींचेगा या फिर अपनी डोमिनेंस को साबित करने की कोशिश करेगा। और वो किसी भी तरीके से जिन ग्वांगशान को डोमिनेंस नहीं देना चाहता अपने परिवार की, नी सेक्ट की, क्योंकि वो जानता है कि उसके भाई ने कितनी मेहनत करके यहाँ पर अपनी अपनी रेपुटेशन को बनाया है, अपनी पोजीशन को हासिल किया है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है इस पोजीशन के लिए। उसको मन ही मन बहुत दुख लगता है और वो गुस्से में दांत पीसता हुआ अपने टेबल पे बैठा हुआ था। उसका मन कर रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में अपने भाई के कमरे में जाए और जिन क्वांगयाओ को बालों से खींचता हुआ इस घर से बाहर फेंक दे। पर अफसोस, वो जानता है कि जिन परिवार से मिलन भी उतना ज़्यादा बेकार है जितना ही उनसे दुश्मनी रखना। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था नी हो सिंह। तभी उसे एक बीटा सर्वेंट आके बताता है कि नी मिंगजू 3 दिन बाद अपने कमरे से बाहर आए हैं। तो यहाँ हम नी मिंगजू के कमरे का नज़ारा देखते हैं, जो कि सारे दरवाजे बंद थे, कमरे में एकदम अंधेरा था। और जब उनकी सुबह के समय 3 दिन कंप्लीट होने पर आँख खुली तो वो अपने कमरे में अंधेरा देखकर हैरान रह गए। फिर उन्हें अपनी बाजू एकदम नंब सी लगी, जैसे कि उनकी बाजू काम नहीं कर रही हो। तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बाजू पर एक भारी ओमेगा लेटा हुआ है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और फिर उनकी सांसें फूल गई। एक ओमेगा, क्योंकि उसके फेरोमोन्स एक ओमेगा वाले थे। और फिर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कपड़े ही नहीं पहने हैं और दोनों ही बिना कपड़ों के एक बिस्तर पर हैं। उनकी एकदम से बाहें दर्द कर रही थी और उनकी बाहें भी कस चुकी थी। वो डर गए थे कि आखिर उन्होंने किस ओमेगा को अपने अपने पास इस्तेमाल किया है। वो घबराते हैं और तुरंत ही जिन क्वांगयाओ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि तभी वो अल्फा को और भी कस के अपनी बाहों में जकड़ कर लेट गया। धीरे से बोला, जू यार क्या कर रहे हो? मिंगजू सोने दो ना, तुमने वैसे भी पिछले 3 दिन मुझे सोने ही नहीं दिया। सोने दो ना, मुझे दर्द हो रहा है। और जैसे ही जिन क्वांगयाओ के मुंह से ये निकली, तभी उन्हें याद आया कि ये तो जिन क्वांगयाओ है। उन्होंने अपनी रट जिन क्वांगयाओ के साथ बिताई है। उनका गला सूखने लगा। आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? माना कि वो जिन क्वांगयाओ को पसंद करते हैं, लेकिन वो जिन क्वांगयाओ कोई और नहीं बल्कि जिन क्वांगशान का नाजायज़ पुत्र है, जिसकी शादी उसके पिता कहीं ना कहीं एम्परर से करना चाहते हैं। और उस ओमेगा को वो अपने बिस्तर तक ले आया है। ये तो आखिर बहुत बड़ा पाप है। अभी उसने किसी की सहमति भी नहीं ली, और जिसको सम्राट के लिए चुना जाने वाला था, अगर वो उसके साथ हम बिस्तर होगा तो क्या होगा? सम्राट को पता चल गया तो? तभी वो हल्की सी अपने पास बिस्तर के पास पड़ी ही खिड़की को खोलता है, जहाँ से रोशनी तेज अंदर आती है। और जिन क्वांगयाओ की आंखें और भी ज़्यादा बंद हो जाती हैं, क्योंकि 3 दिन से उसने प्रकाश को देखा ही नहीं था। उसने बाहर से आने वाले सूर्य की किरणों को एक बार भी नहीं देखा था। कमरे में अंधेरा गुप्त था और बस उन दोनों की करहराती हुई आवाज़ें थी, उन दोनों का रोमांस था। वो दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। और इस तरह से आंखें जब उसकी बार बार चौंधिया रही थी, तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोलता है।
लेकिन नी मिंगजू तो एकदम सन्नाटे में रह गए थे, क्योंकि उन्होंने जिन क्वांग्याओ की गर्दन पर अपने गड़े हुए दांतों का अल्फा मार्क देखा। उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। हालांकि वो बिस्तर पर ही लेटे हुए थे, फिर भी उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको बिस्तर से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया हो। ये क्या किया उन्होंने? वो इतने ज़्यादा उत्तेजित कैसे हो सकते थे कि एक ओमेगा को मार्क कर दें, वो भी ऐसे ओमेगा को जो कि कोई छोटा मोटा नहीं है। हालांकि जिन क्वांग्याओ की ज़्यादा अहमियत नहीं है, पर वो फिर भी फिनेंस मिनिस्टर जिन क्वांगशान का नाजायज़ पुत्र है। उनके माथे पे पसीना आने लगा, लेकिन जिन क्वांग्याओ ने बड़ी ही अपनी आंखों को मलते हुए उनकी तरफ देखकर कहा कि क्या हुआ अल्फा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, और आपके चेहरे का ये पीलापन क्या हुआ? क्या आप डर गए? उसकी मासूमियत भरी आवाज़ को सुनकर नी मिंगजू ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों रुके आओ? तुम जानते हो ना कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता था। तुम क्यों रुके? अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो? मैंने तुम्हें मार्क भी कर दिया है, और अगर सम्राट को पता चला तो? एकदम से जिन गुआंग्याओ अपने पिता का नाम सुनते ही डर गया, और उसने कहा कि नी मिंगजू, तुम हेंगुनजुन से बात कर लो। इससे पहले सम्राट यहाँ आए, प्लीज़ हेंगुनजुन से हमारी शादी की बात कर लो। हेंगुनजुन को कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, और ना तुम जानते हो ना कि मेरे पिता हम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिता को अगर पता चला कि पिछले 3 दिन से मैं यहाँ हूँ तो वो कुछ भी कर देंगे। वो चाहते हैं कि मैं सम्राट का कॉन्क्यूबाइन बनूँ या फिर कंसोर्ट। मुझे नहीं बनना। जो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता, मैं उसके बिस्तर पर नहीं जा सकता। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नी मिंगजू थोड़ा सा घबराते हैं और कहते हैं कि मुझे सोचने का मौका दो। अचानक से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से हेंगुनजुन के पास जाऊं। हेंगुनजुन क्या सोचेंगे? हेंगुनजुन को क्या कहूं कि मैं उनके भाई को बिट्रे करना चाहता हूं? पर कोई बात नहीं, मैं आज के आज ही हेंगुनजुन के पास चला जाऊंगा, इससे पहले कि वो सम्राट से मिले या सम्राट यहाँ आए। क्योंकि अगर सम्राट यहाँ आ गए, तुम जानते हो ना, वो जीत चुके हैं। वो यहाँ आ गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुरंत ही वो जिन क्वांग्याओ को बिस्तर से उठाते हैं और दोनों के दोनों सबसे पहले तो नहाने जाते हैं। जिन क्वांग्याओ से तो चला भी नहीं जा रहा था, पर नी मिंगजू उसको सहारा देते हुए गेट से बाहर जिन पैलेस के बाहर तक छोड़ने गए, और फिर वो तैयार होकर बिना कुछ खाए पिए ही सीधा हेंगुनजुन से मिलने चले गए थे। पर यहाँ पर उन दोनों को जाते हुए देखकर जैसे किसी का मुंह बिल्कुल खट्टा हो गया था, वो था नी होसिंग को ऐसा लग रहा था कि अब उनके परिवार पर जिन्स की बुरी नज़र लगने वाली है। घबरा रहा था वो, और मुट्ठी भी भींच रहा था। यहाँ पर जैसे ही नी मिंगजू हेंगुनजुन के दरवाजे के बाहर पहुँचे तो उसे पता चला कि हेंगुनजुन अंदर ही कमरे में है। वो तुरंत ही परमिशन लेकर अंदर जाता है। हेंगुनजुन यहाँ पर उन्हें देखकर कहते हैं, अरे फॉरेन मिनिस्टर, आइए बैठिए, मैं आपको ही बुलाने वाला था। एक्चुअली सम्राट आ रहे हैं तो उनके आने का भव्य स्वागत किया जाए। तभी नी मिंगजू फटाफट से झुक कर प्रणाम करता है, और वो करने के बाद उनके पास आके कहता है कि हेंगुनजुन, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सलीके से होगा। सारे इंतज़ाम बिल्कुल परफेक्ट होंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हेंगुनजुन ने यहाँ पर अपनी कलम को रोकते हुए कहा कि कहना चाहते हैं क्या? घबराते हुए नी मिंगजू ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या आप जिन गुआंगशान के पुत्र जिन गुआंग्याओ, ओमेगा जिन गुआंग्याओ को मेरे साथ रिश्ते में जोड़ सकते हैं? प्लीज़ हेंगुनजुन, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। मेरी रट आ गई थी और मैंने उस ओमेगा के साथ अपनी रट बिता ली है, लेकिन आप मुझे जो सज़ा देना चाहेंगे। वो झुक कर सिर को ज़मीन पर रखते हुए कहे, मैं उस सज़ा को अपनाने के लिए तैयार हूँ हेंगुनजुन, प्लीज़। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। अगर आप एक बार मंजूरी दे दे तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि सम्राट के लिए कुछ लोग उसका रिश्ता चाहते हैं, वो सम्राट का कंसोर्ट उसे बनाना चाहते हैं। हेंगुन जुन ने यहाँ पर देखकर मुस्कुराते हुए एक इविल मुस्कान के साथ जवाब दिया कि लगता है आप कुछ भूल रहे हैं नी मिंगजू। सम्राट के कॉन्केनबाइन और कंसोर्ट होना बहुत आम बात है, लेकिन लैन परिवार में सिर्फ एक ही मेट होता है और मेरे ब्रदर को उनका मेट मिल चुका है, तो शायद उन्हें कॉन्केनबाइन और कंसोर्ट रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मेरे पिता के पास भी कंसोर्ट और कॉन्केनबाइन नहीं थी, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात रही शादी के प्रस्ताव की, मैं आपकी तरफ से ये घोषणा करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो आपका रिश्ता मैं जिन गुआंगशान के पुत्र जिन गुआंग्याओ के लिए भेज देता हूँ। आप उठकर बैठ सकते हैं और अब हम इस टॉपिक को छोड़कर मेरे बड़े भाई सम्राट लैन शिचन के आने की तैयारियां शुरू करते हैं। समारोह में इतना सा भी विलंब नहीं होना चाहिए, इतनी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये समारोह में ही जाकर मैं घोषणा करूंगा कि आप दोनों की शादी 3 दिन बाद रख दी जाएगी। यहाँ पर फिर से बो करते हुए नी मिंगजू कहते हैं, हेंगन जुन धन्यवाद, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं बहुत डर गया था। जिन गुआंग्याओ को मैं बहुत पसंद करता हूं और मैं उसे किसी का भी कॉन्केनबाइन या कंसोर्ट नहीं बनवाना चाहता। मैं उसे देख भी नहीं सकता। सम्राट के पास अपना ओमेगा है, फेटेड और आगे चल के मेट, लेकिन मैं सिर्फ उसे ही प्यार करता हूँ। हेंगुन जुन ने कहा कि ठीक है, फिर मैं कल की सुबह जो सभा होने वाली है उसमें ऐलान कर दूंगा और आप दोनों के रिश्ते को एक नाम दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तभी नी मिंगजू चौंक गए। नी मिंगजू ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप जो भी चाहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन नी मिंगजू का दिल बहुत तेज़ी से घबरा रहा था कि आखिर हेंगुन जुन उससे क्या मांगना चाहते हैं। तभी हेंगुन जुन ने पास में ही पड़े ब्रश को अपने हाथों में पकड़ा और दूसरा पेज लाने के लिए कहा कि वो पेज ला कर दीजिए। मैं आपकी शादी का प्रस्ताव जिन खानदान में भेज देता हूँ, कोई मुझे टालने की हिम्मत नहीं करेगा। सम्राट भी इस शादी से खुश ही होंगे क्योंकि वो जिन गुआंग्याओ को कॉन्केनबाइन नहीं बनाना चाहते। नी मिंगजू में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक बार हेंगुन जुन से पूछे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। तभी हेंगुन जुन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले कि बस मैं आपकी लॉयल्टी चाहता हूँ सम्राट और मेरे प्रति, और मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में आप रानी और रानी के लोगों को प्रोटेक्ट करें। रानी मतलब सम्रागी। आपको जंगछा यानी कि ओमेगा जंगछा सम्रागी के लिए उसके हक में वोट करना होगा। कुछ भी हो जाए पर आप लैन परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे, और जिन परिवार के साथ भले ही आपके रिश्ते जुड़ गए हों, आप वफादार केवल लैन परिवार के लिए रहेंगे। क्या आपको मंजूर है? एकदम से नी मिंगजू का गला सूख गया था, तो वो एकदम से झुककर बोला, जी हेंगुन जुन, मेरे को मंजूर है। अगर लॉयल्टी की बात आई तो मैं जिन परिवार के साथ नहीं बल्कि लैन परिवार के साथ ही लॉयल्टी को दिखाऊंगा। यहाँ पर हेंगुन जुन के चेहरे पर एक हल्की सी स्मिर्क आई और उन्होंने उस लेटर को बड़ी ही संतुष्टि से लिखा। हेंगुन जुन ने एक बहुत बड़ा लेटर लिख दिया था और उसके बाद उस पर अपनी मोहर लगाकर कहा कि ये पत्र मैं जिन खानदान में भेज दूंगा, अब आप जा सकते हैं। तभी उन्होंने एक नौकर को बुलाया और उस पत्र को जिन परिवार में देकर आने के लिए कहा। नी मिंगजू जो कि थोड़े से घबराए हुए थे, वो तुरंत ही उससे मिलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उन्होंने नी मिंगजू को एक और लिस्ट दे दी थी जिसमें उन्हें आने वाले भव्य समारोह की कुछ तैयारियां करनी थी। यहाँ पर जंगछा को भी जब पता चला कि शिचन जीत गया है, वो अपने कंपाउंड में बहुत खुश था। और तो और बहुत सारे गहने और बहुत सारे नए कपड़े सिलवा कर जो अब भव्य समारोह होना है उसकी तैयारी कर रहा था।
उसने बहुत सारे गिफ्ट भी सम्राट को भलाई के तौर पर देने के लिए चुनना शुरू कर दिया था। विभूषण भी यहाँ पर तरह तरह से जंगछा की मदद कर रहा था। उन्होंने उसे देने के लिए एक आर्मर चूज़ किया। वो आर्मर स्टील और लोहे का बना हुआ था, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। एक राजा के लिए शान होता है उसका आर्मर। और यह आइडिया विभूषण ने ही दिया था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था जंगछा के लिए, क्योंकि जल्द ही कुछ दिनों में जंगछा की यहाँ पर आकर उसका एक परीक्षा होने वाली है जिसमें उसे अव्वल लाना है। फिर वो सम्राज्ञी बनेगा और सम्राज्ञी अपने होने वाले पति के लिए, यानी कि अपने सम्राट के लिए अगर इतना बड़ा आर्मर देगी, इतना खूबसूरत आर्मर देगी, बहुमूल्य, तो ये तो गर्व की बात होगी, क्योंकि वो अपने राजा को कमज़ोर नहीं बल्कि सशक्त मानती है। ये कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाएगा, ये प्रदर्शन है शक्ति का सम्राट की। काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए वो लोगों को बहुत सारी तैयारी करने के लिए बोल रहा था। जैसे कि वो बाहर आया, वो कुछ ऐसे ऐसे खाने के पकवान बनवाने लगा, जैसे कि गाजर का हलवा, जो कि जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो सम्राट के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और यहाँ पर जिन परिवार के अंदर जैसे ही स्क्रॉल आया हेंगुन का, तब एकदम से सन्नाटा हो गया। जिन जीशुअन और जियांग यानली दोनों ही अचंभित थे, और जिन गुआंगशान के तो चेहरे का ही पूरा का पूरा चेहरा पीला पड़ गया और चेहरे से बिल्कुल रौनक चली गई। गुलाबी जो उसके गाल थे वो भी एकदम से सफ़ेद पड़ गए और उसकी सांसें अटक गई। हेंगुन का स्क्रॉल जैसे ही नौकर ने उनके हाथ में दिया, उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानता कि ये मनहूस हेंगुन उसके लिए अब क्या क्या नई अड़चनें पैदा करने वाला है। लेकिन उसने जैसे जैसे अपना स्क्रॉल खोला, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसकी आंखों में पहले तो बहुत गुस्सा आया, उसकी मुट्ठियाँ कस रही थी उस स्क्रॉल को खोलकर पढ़ते हुए। लेकिन फिर उसने एक स्मृति दी, जब उसने देखा कि जेन गुआंग याओ के लिए लिखा है कि उसकी शादी नीमिंगजू से होगी। उसका तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन नीचे ये भी लिखा हुआ था कि सम्राट को उसका ओमेगा मिल गया है, इसलिए सम्राट लैन फैमिली से आते हैं, जो कि अपने लिए किसी दूसरे ओमेगा को कभी नहीं चुनेंगे। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इस वक्त जिन गुआंगशान को वो गति नहीं मिली हुई थी जो कि इस वक्त नीमिंगजू के पास थी। तो वो थोड़ा सा स्मृत करता है कि उसका पुत्र सम्राट नहीं, हेंगुन तो कभी अपनाएगा भी नहीं, लेकिन उसका पुत्र मीट बन सकता है, पर किसी और का नहीं, बल्कि विदेश मंत्री का, जिसे वो कहीं ना कहीं अपनी टक्कर का समझ रहा था, अपना ओपोनेंट समझ रहा था। वो उसे अपनी मुट्ठी में रख सकता है अपने बेटे के बल पे। उसके चेहरे पर एक स्मित आ गई और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मेरे सामने जिन गुआंगयाओ को लेकर आओ। जिन गुआंगयाओ अपने कमरे में आकर, बेचारे की पूरी लोअर बॉडी दर्द कर रही थी, बैठा हुआ था, उसके अल्फा मार्क में भी दर्द हो रहा था। ये आसान नहीं है, एक तो अनइंटेंशनली ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद अब उसे घबराहट हो रही थी कि अगर उसके घर में, ख़ानदान में किसी को कुछ पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन जैसे ही उसके दरवाजे पे दस्तक हुई, वो हैरान रह गया। उसके माथे पे पसीना आने लगा, उसके हाथ एकदम पसीने से भर चुके थे और उसे घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि क्यों, आखिर उसे फादर ने क्यों बुलाया है। वो घबराता रहा। बेचारे ने जैसे तैसे करके कमरा खोला, और जब उसे डिसाइपल ने बताया कि आपको बुलाया गया है, सच में उसकी तो धड़कनें जैसे बंद होने वाली थी। घबराते घबराते वो अपने पिता के पास गया, थोड़ा लंगड़ा रहा था और उसके शोल्डर पे से कपड़े भी बिल्कुल गर्दन को दबाए हुए थे, लेकिन उससे दर्द हो रहा था, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी गर्दन का वो मार्क दिख रहा था। वो तो इतना हफड़ा दफड़ी में अपने पिता के पास पहुंचा ना, डरता हुआ, घबराता हुआ, लंगड़ाते हुए चलकर, कि उसके पिता ने उसे देखकर एक बार में ही समझ गए थे कि ओमेगा अपनी कुछ रातों को कहीं और बिता कर आया हुआ है। यहाँ पर तीखी निगाहों से देखते हुए जिन गुआंगशान ने अपने पुत्र की तरफ देखा और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसकी गर्दन पर गई तो जिन गुआंगशान एकदम डर गया और कहा कि ये अल्फा का निशान किसका है। ए याओ, मुझे ये बताओ, तुमने किसके साथ अपना मुँह काला किया है? हाँ, क्या तुम किसी और अल्फा के साथ, क्या तुम रैंडम किसी नौकर वोकर के साथ तो नहीं सो गए थे ना? तभी याओ घबराता है और कहता है
पिताजी ऐसा कुछ नहीं है, ये निशान वो मैं। तभी वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है? हिंगुन जुन ने तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता भेजा है, किसी और का नहीं बल्कि विदेश मंत्री नी मिंगजू का। सच सच बताओ ये किसका निशान है? अगर ये निशान किसी और का हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अपने हाथों से। नी मिंगजू एक बहुत बड़ी मछली है जिसे हमें पाना ही होगा, और तुम किसके साथ मुकाबला करा के आए हो? तभी जिन क्वांग्याओ घबराते हुए बोला कि पिताजी वो मैं ये ये अल्फा मैप नी मिंगजू ने दिया है। तभी जिन क्वांग शान पहले तो शॉक्ड रह गया और फिर हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि तुमने उसके साथ रात बिताई है? तभी उसने शादी का प्रस्ताव भेज दिया। उसने तुम्हें माफ भी कर दिया। कितना मूर्ख है वो। उसे तो बड़े बड़े घरानों से भी रिश्ता मिल सकता था, पर तुम जैसे नाजायज़ को उसने अपना लिया। पर खैर मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। सुनो, कोई गलती मत करना, किसी और अल्फा के पास भी मत भटकना, समझ रहे हो? तो अपने हाथों से मार डालूंगा अगर तुम मुझे किसी के पास भटकते हुए भी नजर आए तो। मैं तुम्हें बता देता हूँ जिन क्वांगियाओ, अब तुम नी मिंग चुके हो, और हाँ, वहाँ जाने के बाद तुम भूलना मत तुम्हारे पिता कौन है और किसने तुम्हें यहाँ पर पाला है। सदैव हम लोगों का अब भारी रहना, समझे तुम? बेचारा कुछ नहीं बोलता और सिर हिलाकर कहता है, हाँ हाँ पिताजी, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं किस खानदान से आता हूँ और मैं किस परिवार से आता हूँ। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूँगा पिताजी, बिल्कुल भी नहीं। जिन गुआंगशान कहता है कि हेंगुन जुन ने तुम्हारी शादी नी मिंगजू के साथ फिक्स की है। हेंगुन जुन, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, आपने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे पुत्र की शादी तय करते हुए। खैर पहली बार आपने कुछ ढंग का किया है। सम्राट तो शादी तुमसे करते नहीं क्योंकि तुम्हें उन्हें रिझाना आया नहीं। फनी मिट्टू, चलो यहाँ तो तुमने समझदारी दिखाई। ए याओ, उसने ज़ोर से ए याओ के बालों को पकड़ते हुए कहा, सुनो, अगर तुमने नी मिंगजू को अपनी तरफ आकर्षित रखा जिंदगी भर तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर तुमने उसे भी अपने हाथ से गवा दिया तो याद रखना, यहाँ पर एक बहुत मशहूर ब्रोथल है जहाँ पर तुम्हारी माँ भी काम किया करती थी, वहीं तुम्हें भिजवा दूंगा। ये बोलते ही जिन क्वांग्याओ के माथे पर से ठंडा ठंडा पसीना टपक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से आत्मा ही निकाल ली हो। उसने आंखें बंद की और अपने बालों को अपने बाप के हाथ से छुड़वाते हुए कहा कि पिताजी दर्द हो रहा है, मैं ध्यान रखूँगा, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। जिन गुआंगशान ने उसके बालों को छोड़ा और कहा कि दफ़ा हो जाओ और अपना हुलिया ठीक करो। इसमें लिखा है कि सम्राट के आने के 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, तब तक अपना हुलिया ठीक कर लेना, और नी मिंगजू के घर शादी से पहले तक तुम नहीं जाओगे। समझ में आया तुम्हें? नहीं जाओगे। किसी को पता चला कि तुमने शादी से पहले मुंह काला कराया है तो मेरी बदनामी होगी। जिन गुआंग्याओ अपने पिता की तरफ देख रहा था। ये इंसान जो दर दर मुंह मारता फिरता है, ये इंसान जो 1000 ओमेगा के साथ ना जाने कैसे घटिया ख्याल रखता है अपने मन में, वो इंसान कह रहा है कि मेरी बदनामी होगी, जिसकी कहीं कोई इज्जत ही नहीं है। अगर ये पावरफुल नहीं होता, पैसे वाला नहीं होता, तो लोग इसे पूछते भी नहीं, जूते मार के घर से निकाल देते। और ये इंसान आज अकड़ दिखा रहा है कि मैं इसकी इज्जत खराब कर देता। ऐसे दोगले लोग, ऐसे दोगले बाप पर उसे गुस्सा आता है। कोई इंसान इतना इतना घमंडी कैसे हो सकता है, और इतना सेल्फिश भी। पर वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने क्वार्टर में चला गया। उसको चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके लिए ये आसान रास्ता भी नहीं था, लेकिन वो अपने बिस्तर पर आने के बाद हल्का सा रोता है। उसकी माँ की बेइज्जती हुई थी, लेकिन फिर वो सोचता है कि इस घटिया ज़िंदगी से, इस घटिया घर से उसे कम से कम जाने का मौका तो मिलेगा। कम से कम नी मिंगजू के घर में उसे इज्जत की, चैन की खाना तो मिलेगा, सुकून मिलेगा,
एक अलग हवा में सांस लेने को मिलेगा। लेकिन नी होसेंग को जब नी मिंगजू ने बताया कि हेंगुन जुन ने शादी का रिश्ता जिन परिवार में भेज दिया है, तो नी होसेंग तो पगला गया था, पागल हो चुका था। वो कमरे में तहस नहस कर रहा था सामान। वो अपने भाई से लड़ रहा था कि आखिर उन्हें पूरी दुनिया में जिन क्वांगयाओ जैसे ओमेगा के साथ ही अपनी रट को स्पेंड क्यों करना था। क्यों उसे अपनी अल्फ़ा रट सिर्फ उसी ओमेगा के साथ स्पेंड करनी थी, जबकि यहाँ पर बहुत खूबसूरत ऑलरेडी ओमेगा है। लेकिन नी मिंगजू से सीधा बोल देते हैं कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी ओमेगा को ला सकता हूँ। तब नी होसेंग अपने भाई की नज़रों में नज़रें डालकर कहता है कि वो एक नाजायज़ है, वो एक ओमेगा है, वो जिन गुआंगशान का परिवार का सदस्य है। आप नहीं जानते वो कितना घटिया चालाक है। क्या आप भूल गए हैं कि वो क्या क्या करता आया है? क्या आप सब कुछ भूल गए कि वो कितना निर्दयी है और उसके पुत्र को आप हमारे घर में कैसे ला सकते हैं ब्रदर? तब नी मिंगजू ने अपने सिर को झुकाते हुए कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसमें एओ की क्या गलती है? यहाँ पर नी होसेंग ने कहा कि ठीक है, मैं भी अपनी ज़िंदगी में जिस अल्फ़ा का चुनाव करना चाहूँ कर सकता हूँ। आप कभी भी मेरे और उसके बीच में नहीं आएंगे। अगर आप अपनी पसंद से अपने ओमेगा को ला सकते हैं तो याद रखिएगा, मैं भी अपनी पसंद से एक अल्फ़ा को लाऊंगा और शादी करूंगा। तब आप भी हमारे बीच में नहीं आएंगे। गुस्से में चिल्लाता हुआ यहाँ से नी होसेंग चला गया। नी मिंगजू समझता है कि उसका भाई अभी नादान है, छोटा है, गुस्सा करता रहता है, हर एक से लड़ता रहता है, इसलिए वो बुरा नहीं मानते। यहाँ पर नी होसेंग अपने कमरे में जाकर रोने लगा। उसने अपने माता पिता की तस्वीर निकाली और रोते रोते कहा कि अब ब्रदर मेरे नहीं रहे हैं, अब ब्रदर किसी और ओमेगा के हो गए हैं। आप देख रहे हैं ना, वो मुझसे प्यार नहीं करते। उसे उसे वो गंजी चुड़ैल बहुत ज़्यादा पसंद है माँ। वो बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। उसके लिए पता नहीं क्यों एक्सेप्ट करना जिन गुआंगयाओ को कभी भी उसका दिल हामी नहीं भरता है। उसका दिल कभी नहीं बोलता कि उसे उस इंसान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद वो जिन फैमिली से आता है या फिर पता नहीं क्यों। यहाँ पर नी मिंगजू जब अपने कमरे के बिस्तर को देख रहे थे, जहाँ पर कमरे का जो बिस्तर था ना, वो दोबारा से ठीक कर दिया गया था नौकरों के द्वारा। और तो और वहाँ पर एक साइड एक कटोरी के अंदर पर्ल्स रखे हुए थे, क्योंकि रोमांस करते हुए वो जो नेकलेस उन्होंने जिन क्वांगयाओ को दिया था वो टूट गया था, जिसके पर्ल्स एक कटोरी के अंदर रखे हुए थे। और वो यहाँ पर उन पर्ल्स को इकट्ठा करके सुनार के पास देने के लिए जाते हैं। वो इसे दोबारा से एक नेकलेस में बंधवाना चाहते हैं ताकि अपनी ओमेगा को गिफ्ट कर सके। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर अभी भी आंगन में बैठा हुआ विभूषण नए नए तरीके की ड्रेस देख रहा था। वो चाहता था कि इस बार जब जंगछा की परीक्षा हो और साथ में जब भव्य समारोह हो जहाँ पर लेन चुचन वापस आने वाले हैं, तब वो सभी लोग ना एक अच्छी से कपड़े पहने। सभी की ड्रेस जो थी वो थोड़ी सी ऑरेंजेस थी, लेकिन इस बार वो चाहता है कि सभी यहाँ पर जितने भी रॉयल लोग हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जिसमें से वो जब कलर का चुनाव करता है तो वो मैरून कलर को चुनता है, क्योंकि राजा और रानी के लिए लाल कलर होता है, रॉयल फैमिली के लिए लाल कलर होता है। पर इसलिए वो जानबूझकर मैरून कलर सभी के लिए चुनता है। वो बहुत अच्छा दिखना चाहता है और इसलिए वो कपड़ों का सिलेक्शन करता है। सचमुच में वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने अपने हाथ से एक पेंटिंग भी बनवाई। वो और यहाँ पर शाओ शिनचेंग बैठकर पेंटिंग कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी शाओ शिनचेंग कहता है कि बहुत दिन हो गए, मैंने शुएं को नहीं देखा। विभूषण कहता है कि मैंने भी नहीं देखा। लगता है वो कहा गया था कि जीशान में जब लड़ाई हो रही थी तो हेंगुन जुन ने अपने सारे सबॉर्डिनेट को अपने ब्रदर की हेल्प के लिए भेज दिया था। शाओ शिनचेंग ने यहाँ पर विभूषण की तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी उसने अपने रोब से एक किताब निकाली, वही किताब जो कि सोंगलन को मिली थी, और वो दिखाकर उसने विभूषण से कहा कि ये किताब तुमने कभी पढ़ी है? विभूषण ने यहाँ पर उस किताब को देखते हुए कहा कि ये किताब नहीं, इसमें क्या है? तभी मुस्कुराते हुए
शाओ शिनचेंग ने कहा कि इस किताब में तो युनमक का इतिहास, हीलिंग का इतिहास और तो और रोज़ आइलैंड का भी इतिहास है। जैसे ही उसने सुना कि हीलिंग का इतिहास, कान खड़े हो गए थे वेवुशियन के, क्योंकि वो जियांग हुशियन बनकर यहाँ पे जी तो रहा है पर वो जानता है कि हीलिंग से कौन है। तभी उसने कहा कि क्या मैं ये किताब देख सकता हूँ। शाओ शिनचेंग ने मुस्कुराते हुए वेवुशियन की तरफ देखा, क्योंकि शाओ शिनचेंग एक चीज़ बहुत अच्छे से जानता था कि उस लाइब्रेरी में खाली वो या सोंगलिन नहीं थे जो कुछ ढूंढ रहे थे, बल्कि वेवुशियन भी था जो कि कुछ ढूंढ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बुक को तुम देख सकते हो, लेकिन ये बुक मेरी नहीं है। ये मैं लाइब्रेरी से गलती से ले आया, मुझे ये वापस करनी है। अगर किसी को पता चला कि मैं लाइब्रेरी से गलती से लाया हूँ तो मुझे सज़ा मिल सकती है। विभूषण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सज़ा नहीं होने दूंगा। जैसे तैसे करके हम दोनों इस बुक को वहाँ रखाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तभी शाओ शिनचेंग उसके सामने जानबूझकर डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है, नहीं, वो मुझे बहुत पीटेंगे। नहीं, क्या मैं इस किताब को जला दूँ? विभूषण कहता है, नहीं, कोई तुम्हें नहीं पीटेगा। अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं बोल दूंगा कि ये किताब मैं लेके आया हूँ। शाओ शिनचेंग कहता है, पर विभूषण कहता है, क्या मैं इस पुस्तक को पढ़ सकता हूँ? शाओ शिनचेंग की आंखें एकदम से बहुत सॉफ्ट हो गई और उसने थोड़ा सा घबराते हुए, एक्टिंग करते हुए कहा कि आप क्यों पढ़ना चाहेंगे इस पुस्तक को? विभूषण ने हल्का सा मुस्कान देते हुए कहा कि वो इसमें युनमक के बारे में लिखा है ना, मैं युनमक से आता हूँ ना, इसलिए। यहाँ पर शाओ शिनचेंग ऐसे ही अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था जियांग फैमिली में सिर्फ 2 बच्चे हैं, दोनों ओमेगा हैं, एक शायद उनकी सुपुत्री और एक उनके पुत्र, पर आपके बारे में तो कभी कुछ नहीं सुना। तभी यहाँ पर विभूषण के कान खड़े हो गए, उसका गला सूख गया और उसने कहा कि मैं पर्सनल अटेंडेंट हूँ सम्राज्ञी का, बस इसलिए। तो यहाँ पर शाओ शिनचेंग ने बड़ी ही चालाकी से मासूम बनते हुए पूछा कि अच्छा, तो आपके माता पिता कौन हैं? मैंने कभी नहीं सुना कि जियांग फैमिली के भाई हों, तो आप किनके पुत्र हैं? आपके पापा की क्या डिजिग्नेशन थी? विभूषण ने कहा कि वो मेरे माता पिता मर चुके हैं। अच्छा, हाँ, मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं। शाओ शिनचेंग ने कहा कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत पहले गुजर गए थे। आपके पेरेंट्स का क्या नाम है? क्या मैं जान सकता हूँ? विभूषण थोड़ा सा घबराया और कहा कि मैं तुम्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में ना बाद में बताऊँगा। क्या मैं पहले ये बुक को पढ़ लूँ, फिर हमें इसे सम्राट के आने से पहले वापस भी देखे आनी है। तब हल्की सी शार्पनेस शाओ शिनचेंग के चेहरे पे आ गई और उसने कहा कि बिल्कुल, जाओ पढ़ लो। और उसने विभूषण की तरफ शार्प नज़रों से देखा और कहा कि क्या छुपा रहे हो तुम? आखिर किसके बच्चे हो तुम? तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी मिस्टीरियस क्यों है? हालांकि तुम कुछ सालों से युनमक में रह रहे हो, पर तुम्हारी ये आंखें ऐसा लगता है जैसे कहीं देखी हैं। यहाँ पर विभूषण तुरंत ही अपने कमरे में आता है और अपने कमरे में आकर उसने उस पुस्तक के पहले पन्ने को खोला, जहाँ पर उसने पाया कि रोज़ आइलैंड के बारे में लिखा हुआ था। उसने पहला पन्ना खोलकर उस गुलाबी शहर के बारे में सुना। कहा जाता है कि वो जो जगह थी ना, उसका नाम गुलाब इसलिए पड़ा क्योंकि उसके आसपास गुलाब के खेत हुआ करते थे, जिनकी खुशबू दूर से ही आया करती थी और किसी भी यात्री को अपनी तरफ मोह लेती थी। उसके आउटस्कर्ट में इतने सारे गुलाब खिला करते थे और जिस वजह से वहाँ के लोगों ने अपने अपने घरों को गुलाबी रंग से रंगना शुरू कर दिया था, बिल्कुल पिंक सिटी की तरह। गुलाबी शहर, ये गुलाब सिटी, ये रोज सिटी। जैसे ही वो खुल के पढ़ता है तो वहाँ बताया गया था कि रोज सिटी में वहाँ के एक शासक हुआ करते थे जो बहुत अच्छे थे। उनकी 2 बेटियाँ थीं, जिनमें से एक का नाम था रोज़, गुलाब, जो कि उनकी बड़ी बेटी थी, और दूसरी बेटी थी लिली, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रोज़ जो थी ना, वो थोड़ी सी शैतान थी, नटखट थी, लेकिन जो लिली थी ना, वो काफ़ी सीधी थी। वो पढ़ रहा था कि आखिर ये गुलाब शहर कहाँ था। गुलाब शहर के बारे में उसने कभी तो सुना है ना। फिर उसे याद आता है जो उसकी
नानी थी वो उसे बताया करती थी कि उनके यिलिंग के पास ही ये शहर हुआ करता था जिसका अब नामो निशान भी नहीं है, जिसको शायद से पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। वो उस कहानी को पढ़ता है कि वहाँ के राजा सदियों से बहुत खुश हुआ करते थे क्योंकि सभी के घर में बेटे पैदा हुआ करते थे। और पहली बार शासन में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद उन्होंने धरती की पूजा करते हुए 3 अगरबत्तियां जलाकर धरती और स्वर्ग की देवी से मांगा था कि उन्हें उनके घर में पुत्री हो। वो सच में उन दोनों देवियों से पुत्री मांगते थे क्योंकि उनके परिवार में हमेशा लड़के ही हुआ करते थे और इस वक्त वो चाहते थे कि उन्हें बेटी का सुख मिले, जो कि उनकी 7 पीढ़ियों से कभी नहीं मिल रहा था। पर भगवान ने उनकी सुन ली और उन्हें बहुत खूबसूरत सी 2 बेटियां हुई। ट्विंस थी, एक जैसी दिखती थी पर नेचर बिल्कुल अलग था। गुलाब एकदम जहर थी, एकदम लड़ाकी, मुंह मुंह से यूं जवाब दे देने वाली। और लिली छोटी थी, शांत थी, बिल्कुल घबरा कर रहने वाली इंसान थी। प्यार से रहा करती थी, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। और फिर वो आगे पढ़ने लगा कि दोनों की खूबसूरती के चर्चे आसपास हुआ करते थे। सभी लोग उन दोनों लड़कियों से बचपन में उन्हें देखने के लिए आया करते थे। धीरे धीरे वो दोनों लड़कियां जब बड़ी होने लगी तो गुलाब थोड़ी सी रिबेलियस थी, लेकिन लिली बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसके पिता जो कहते थे वो मान लिया करती थी। और वो जब बचपन में बहुत छोटे हुआ करते थे ना, तब उनके दोस्ती हुआ करती थी। वो आगे बढ़ता है कि लिली की काफ़ी सारी दोस्त थीं। लिली और गुलाब, लिली तो चुप और शाय रहने वाली इंसान थी, लेकिन उसकी जो दोस्त थी वो उससे हमेशा ही खूब बातें किया करती थी क्योंकि रोज़ की वजह से उसकी दोस्ती सबसे होती थी। जिसमें जब वो नाम पढ़ता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि रोज़ और लिली की दोस्त कोई और नहीं बल्कि खांगसी सरन और मैडम यू थी। वो हैरान रह गया, ये कैसे हो गया। वे विशन के लिए सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात तो आगे आने वाली थी क्योंकि जब इन सभी लोगों का यानी कि लिली और रोज़ का 12वां बर्थडे आया तो रोज सिटी में उसके बहुत सारे कज़न्स जमा हुए, जहाँ पर जो खांगसी सरन थी वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता की बहन की बेटी थी, यानी कि उनकी बुआ की लड़की थी खांगसी सरन। और तो और सबसे ज़्यादा शौक तो वो यह सुनकर हुआ कि जो मैडम यू भी थी वो खांगसी सरन की ही मासी की लड़की थी, यानी कि ये भी आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। खांगसी सरन और मैडम यू की जो माँ थी वो आपस में बहनें हुआ करती थी। और ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि वो लिली और हमारी रोज़ की भी बुआ की ही लड़कियां थी, यानी कि इन चारों का बहुत ज़्यादा घनिष्ठ कनेक्शन था। लेकिन उससे ज़्यादा शॉकिंग तो विशन के लिए ये लगा कि उस वक्त वहाँ पर पढ़ने के लिए कोई और नहीं बल्कि पूर्व सम्राज्ञी मैडम लैन भी मौजूद थी, लैनी। जब उन्होंने ये नाम देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोज़ और लिली की दूर की कज़न लैनी भी उस वक्त उन लोगों के साथ पढ़ने के लिए पिंक सिटी में आई हुई थी। 12 साल की उम्र में जब इन लोगों को इनकी पहली बार पीरियड्स हुए थे, तब इनकी परिवार वालों ने मिलकर इन बच्चों को एक साथ शिक्षित करने का पूरा आयोजन किया था, जिसमें इन सभी को तलवारबाजी, संगीत और न जाने क्या क्या शिक्षा दी गई। लगभग 15 साल के होने तक इन सभी का प्रशिक्षण एक साथ हो रहा था, इन पांचों को, क्योंकि ये कज़न्स थी। लेकिन लैनी जो थी वो अच्छे बड़े घर से आती थी, पर उससे ज़्यादा पावरफुल उस वक्त के ज़माने में कोई और नहीं बल्कि रोज़ और लिली की फैमिली हुआ करती थी। लैनी उनकी दूर की कज़न थी, इसलिए सब उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे। और खांगसी सरन और हमारी मैडम यू भी रोज़ और लिली की बुआ की बेटियां होती थी, इसलिए इन पांचों के बीच में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तब लैनी को पहली बार अपनी सर्वेंट मिली थी, जो कि उस वक्त भी उनके साथ दोस्त बनकर ही रहा करती थी। ये कोई और नहीं बल्कि पिंक सिटी से ही आया करती थी। ये किसी और की नहीं बल्कि उनकी
पिंक सिटी में रोज़ और लिली की आया की पुत्री थी, जो कि आज मैडम लैन के साथ हैं। इतने सालों से पहली बार वहाँ पर 12 साल की उम्र में इन लोगों की मुलाकात हुई और फिर 15 साल की उम्र तक इन लोगों ने आपस में ही इतनी घनिष्ठ मित्रता रख ली थी, क्योंकि इनकी टोली जहाँ भी चलती थी सब उनसे डरते थे। प्रिंसेस कहा जाता था इन सभी को। विभूषण जब ये पढ़ रहा था उसकी आंखों में आंसू आ गए कि उसकी माँ का बचपन कितना ज़्यादा बेहतरीन था, मस्तमौला थी। ये तो उसने हमेशा ही कहीं ना कहीं सुना, पर आज जब पढ़ रहा है तो उसे गर्व महसूस होता है कि वाह, कितना कितना कूल रही होंगी उस वक्त की ओमेगा। फिर वो जब आगे पढ़ता है तो उसका दिल थोड़ा सा खुश होता है, क्योंकि 15 साल की उम्र में अक्सर पहले के लोग छोटी उम्र में शादी कर दिया करते थे, इसलिए 15 की उम्र होने पर उन दोनों लड़कियों का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें एक भव्य समारोह बुलाया गया, जहाँ पर सारे लोगों को बुलाया जा रहा था, जिसमें से यिलिंग के वी चांगसे के परिवार को भी बुलाया गया, यानी कि वे खानदान को, युनमक के जियांग खानदान को, और तो और गूसू भी पत्र आया था। गूसू में तब लैन चिंगहेन जिनके जो पिता थे वो फिनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको भी उनके बच्चे के साथ बुलाया गया था, क्योंकि राज दरबार में राजकुमारों को तो कोई बुला नहीं सकता था, इसलिए उन्हें गूसू से बुलाया गया। वहाँ पर सारे के सारे लोग मौजूद होते हैं। तब पहली बार 15 साल की लिली और रोज़ को सब देख रहे थे। उनके लिए नए नए तरीके के तोहफे लाए थे। यहाँ पर जितने भी ये लड़के हुआ करते थे, इनकी उम्र लगभग 18 साल थी, सिवाय चिरन के, जिनकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। वहाँ पर सभी लोग एक तरीके से एक मीटअप रखना चाहते थे, जिसमें अल्फ़ा और ओमेगास का मीटअप हो सके। बहुत हमेशा चुलबुली तरीके से रहने वाली रोज़ सबका दिल मोह लेती है और सबसे दोस्ती कर लेती है, लेकिन लिली बहुत शांत थी, कुछ भी मुंह से नहीं निकालती थी, डरी थोड़ी सी सहमी रहती थी, लेकिन हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसान आगे आ जाता था। वो कोई और नहीं बल्कि कांसे सरन हुआ करती थी, और तो और उनकी दबंग दोस्त, उनकी दबंग कज़न मैडम यू लेनी तो नॉर्मल थी, गुस्सेल भी नहीं थी लेकिन सीधी भी नहीं थी। सिवाय लिली के उस ग्रुप में हर कोई थोड़ा सा दबंग ज़रूर हुआ करता था। यही तो खासियत थी जो हर अल्फा का दिल उनकी तरफ आकर्षित कर दिया करती थी। वो पूरी टोली जब भी कहीं से निकलती थी तो सारे अल्फा उन्हें देखते रह जाते थे, जिनमें से कोई भी नहीं बचा था, जैसे कि चिंगनजन, लेंचरन, और तो और उन सब को वी चांग से जियांग फैमिया, इतने बड़े बड़े घर से आए हुए जो अल्फ़ा थे वो पागल हो जाते थे। सभी यहाँ पर कहा करते थे कि मन ही मन किसी न किसी को तो पसंद कर रहे थे। तब ये सारे लड़के, अल्फ़ा लड़के, एक जगह बैठे हुए थे, जहाँ पर वी चांगसे से पूछा गया आखिर तुम्हें कौन पसंद है। तब वो अपने हाथ में वाइन का प्याला लेते हुए कहते हैं कि मुझे उस ग्रुप की सबसे दबंग लड़की पसंद है। सारे उनका मजाक बना रहे थे, क्योंकि जियांग फैमिया कहने लगे कि अरे वो तो इतनी दबंग है, मुझे लगता है कि तुम्हारा हीलिंग ऐसी दबंग लड़की को नहीं संभाल पाएगा, क्यों ना उसे मैं संभालूं। तभी भी जंग से हंसते हुए कहते हैं तुम संभाल सकते हो, क्यों ना तुम यू को संभालो। मैंने सुना है कि वो भी दबंगई में पीछे नहीं है, वो भी बहुत दबंग है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। कांग से फिर भी हंसती है, मुस्कुराती है, पर वो तो गुस्सेल रहती है, तुम्हारी अच्छी जमेगी। तभी यहाँ पर चिरन सभी की बातें सुन रहे थे। वो 16 साल के थे, उम्र में सभी से 2 साल छोटे, कुछ नहीं बोलते, लेकिन चिंगनजुन यहाँ पर मुस्कुरा कर अपने भाई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे तो ज़्यादा सीधे लोग भी नहीं पसंद और ज़्यादा दबंग भी नहीं, क्योंकि पता नहीं आगे सम्राट कौन बनेगा और कौन नहीं। यहाँ के राजा के पुत्र भी नहीं हैं, कहा जाता है कि अगला वारिस कोई भी हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा दबंग लड़की को महारानी नहीं बना सकता, एक मेल जोल वाली लड़की ही सही रहेगी। मुझे उन सभी की दूर की कज़न ये बहुत पसंद है, लैनी नहीं, उसका नाम कुछ और है। मैंने सुना है कि उसे लैन खानदान बहुत पसंद आता है, सिंपल सोबर है, वो लैन खानदान में शादी करना चाहती है। तभी
चिरन अपने भाई की तरफ देखते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, बस नीचे मुँह कर लेते हैं। वो अपने हाथों की उंगलियों से खेल रहे थे। तभी मुस्कुराकर उनके भाई आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई ओमेगा पसंद आया? वो बेचारे कुछ नहीं बोलते, मुंडी नीचे रखते हैं और अपनी हाथों की उंगलियों से खेल रहे होते हैं। तभी मुस्कुराकर उसके पास यहाँ पर जियांग फेमी आते हैं और कहते हैं कि हे, तुम भी किसी को पसंद कर सकते हो। वैसे अगर तुम्हें यहाँ नहीं पसंद आया तो हमारे जियांग खानदान में भी बहुत सारे लोग हैं। चिरन अभी भी शर्मा रहे थे। वो सारे लोग 18 साल के थे और वो 16 साल के। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुली कर रहा हो, इसलिए वो शर्मा कर वहाँ से भाग गए। पहली बार कोई अल्फ़ा शर्मा कर वहाँ से भाग गया हो। ये सभी अल्फ़ा 18 साल के थे। लेनी को देखते ही चिंगन जुन के दिल में एक ऐसी सी हवा उठी थी जैसे उन्हें देखते ही लगा हो यही मेरा मेट बन सकती है। यहाँ पर दबंगई में दोनों के दोनों वी चांग से और हमारे प्यारे से जियांग फेमिया सोचते हैं कि क्यों ना वो एक बार दोबारा से इस जगह का राउंड लगा कर आएँ। वो देखें कि आखिर ये दबंग लड़कियां कर क्या रही हैं, क्योंकि बाहर ऐसा लग रहा था जैसे कांग्से सरन और यू किसी को धमका रही है, किसी से लड़ रही है। जब वो बाहर जाके देखते हैं तो वो दोनों की दोनों किसी से लड़ रही थी। एक ऐसा शख्स जो कि यहाँ पर बिना बुलाए ही रोज़ और लिली के बर्थडे पे आ गया था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि पास के ही लेनलिंग का जिन क्वांग शान था, जिसको यहाँ पर इनविटेशन ना मिलने की वजह से खांगसे सरन और यू उनसे लड़ाई कर रही थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की। तभी वहाँ पर रोज़ भी आती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, चले जाओ यहाँ से। जिन क्वांगशान उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ जन्मदिन विश करने आया हूँ। तभी कांग्से सरन अपनी बाजुओं को ऊपर करते हुए, अपने कपड़ों को थोड़ी सी बाजू से ऊपर करते हुए कहती हैं, अगर तुम दोबारा मुझे यहाँ दिखाई दिए मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। मैडम यू भी कहती हैं, जिन क्वांगशान चले जाओ यहाँ से, तुम्हें पता है ना हम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। तुमने पिछली बार प्रैंक किया था और तुमने रोज़ और लिली को भी डराने की कोशिश की थी, और जब हम स्वर्ड प्रैक्टिस के लिए जाते थे तुम जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ आकर हमें स्वर्ड प्रैक्टिस नहीं करने देते थे। इसलिए निकल जाओ यहाँ से, हम तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते और तुम्हारे गिफ्ट नहीं चाहिए हमें। जिन क्वांगशान मुंह नीचे करता है और चुपचाप वहाँ से चला गया था, लेकिन पीछे मुड़कर फिर से कहता है, रोज़, लिली, जन्मदिन मुबारक हो, लेकिन मैं फिर दोबारा आऊँगा। और ये बोलकर वो वहाँ से अपने दांतों को पीसता हुआ निकल गया था। पर उसने जो भी बोला था क्या वो सच में आता? क्या है आखिर, क्यों वो वहाँ आया था? यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं और वापस आकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोग ऐसे उसे भगा क्यों रहे थे? वो तो जन्मदिन विश करने आया था ना। तभी रोज़ गुस्से में यहाँ पर उन लोगों को देखकर वहाँ से चली गई। तभी खांगसे सरन कहती हैं, अरे तुम उनका मूड क्यों ख़राब कर रहे हो? तुम्हें भी यहाँ से भागना है क्या? अगर तुम लोगों ने हमारा मूड ख़राब किया तो तुम्हें भी भगा देंगे, समझे तुम? और जियांग फेमिया को देखकर मुक्का दिखाती है कांग्से सरन, और वी चांगसे को देखकर मैडम यू मुक्का दिखाते हुए कहती हैं कि तुम दोनों को तो मैं उठाकर यूं पटक दूंगी अगर दोबारा तुम लोगों ने हमारे मामले में इंटरफेयर किया या फिर इस लैंडलिंग के वारिस को सपोर्ट किया तो याद रखना, समझे तुम दोनों? यूं बोलकर वो वहाँ से निकल गई। उफ, क्या होगा आगे? क्या है आखिर? क्यों लैन चिरन इतना शर्मा रहे हैं? ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब पास्ट आप लोगों के सामने धीरे धीरे आएगा और फैन फिक्शन को जल्द ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगी गाइस। ये एक नॉवल की तरह लिखी गई है पर मैं इसे ज़्यादा खींचूँगी नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, मुझे ही नहीं बल्कि बाकी यूट्यूबर्स की भी रिस्पेक्ट करेंगे। जो जिस तरह की स्टोरी लाता है आपको नहीं पसंद आती आप मत सुने, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ें। और मैं चाहती हूँ कि जिन्हें भी ये चैनल अच्छा लगता है वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको नहीं पसंद आती कोई स्टोरी तो मत सुने। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।